हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझने के लिए दो चीज़ें समझेंगे हम, एक कॉस्ट एक कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं लेमैन की भाषा में इसका क्या मतलब है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट borne by the company due to having capital। अब कैपिटल क्या होती है इसको समझेंगे, कॉस्ट क्या होती है इसको समझेंगे। एक और तरीका भी है इसको देखने का, कई सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग लोगों ने दिए हैं, हम देखते हैं। एक और डेफिनेशन है कि कितना कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न चाहिए मिनिमम, जितना मिनिमम रिटर्न हो उसको भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। मतलब कि हम एटलीस्ट इतना तो कमाएं कि हमारी कॉस्ट निकल जाए। ये जो डेफिनेशन है ये इनडायरेक्ट डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। तो मतलब कैपिटल को प्रिक्योर करने के बाद जब रिटेन की जाती है, उसको रिटेन करने की वजह से कंपनी को कुछ खर्चे बियर करने पड़ते हैं। अब इसको समझने के लिए वन बाय वन कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स को, कैपिटल के कैटेगरीज को हम देखेंगे। कैपिटल क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट की कॉस्ट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो उसकी कॉस्ट अलग है। जब हम डिवेंचर की बात करेंगे जो कैपिटल है उसकी कॉस्ट अलग है। प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल कॉस्ट अलग है। साथ साथ रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो अनदर कैपिटल, उसकी कॉस्ट अलग है। तो हम समझते हैं कॉस्ट कैपिटल के एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक कैटेगरी को, एंड अकॉर्डिंगली हम उसकी कॉस्ट को साथ साथ निकालेंगे भी। तो सबसे पहले हम कैपिटल के कंपोनेंट को देख लेते हैं। इसमें द मेजर कंपोनेंट इज इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग क्या होती है? इक्विटी शेयर होल्डर बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी, उनके पास उनको राइट है, उनकी एलिजिबिलिटी है कि कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, वो सारे के सारे उनको बिलोंग करते हैं, जिसको हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। तो रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि उनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी के पास है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कैपिटल। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस शेयर्स, एंड द फोर्थ वन जिस पे काफ़ी कंपनीज रिलाय करती हैं फॉर वेरियस रीजंस। हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से वो रीजंस हैं, क्यों डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स कंपनीज प्रेफर करती हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो डिबेंचर्स एंड लोन्स के ऊपर जो कॉस्ट है, उनकी कॉस्ट क्या है? उनकी कॉस्ट है इंटरेस्ट। इक्विटी की कॉस्ट क्या है? डिविडेंड। रिटेन अर्निंग की भी जो कॉस्ट होती है इनडायरेक्टली डिविडेंड होती है, और प्रेफरेंस शेयर्स की भी जो है इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है वो डिविडेंड होती है। तो इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं एंड देन हम उनकी कॉस्ट को इंडिविजुअली निकालेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा माना जाता है, लीगली एंड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ, कि ओनर्स ऑफ द कंपनी अगर कोई होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे। अब ओनर्स का मतलब क्या हुआ? ओनर का मतलब राइट फॉर द बैलेंस प्रॉफिट एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट सेटिस्फाइड वट एवर इज लेफ्ट आउट। इसका मतलब सारे जो रिस्क एंड रिवार्ड्स हैं वो सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबको पैसा देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे दिए, इंटरेस्ट दे दिया, सबको सब सेटलमेंट कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट बचेगा तो इनका, लॉस होगा तो इनका। इक्विटी शेयर होल्डर के साथ एक और खास बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर को लेके पेमेंट जो है, इसको जो मिलेगी, डिविडेंड कितना मिलेगा, क्या अगर प्रॉफिट खूब सारा होगा तब भी कंपनी जो है क्या कोई लीगल प्रोविजन है जिससे कंपनी को इनको पे करना चाहिए, क्या कंपनी लॉस हो जाए कंपनी को, उस स्थिति में क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इसको लेके काफ़ी जो है लीगल प्रोविजंस के अंदर कोई इस तरह के प्रोविजंस रेस्ट्रिक्टेड नहीं है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही देना है, डिवेंचर जो है उसको डिविडेंड इंटरेस्ट देना ही देना है। बट इक्विटी शेयर होल्डर को कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो बाइंड करता हो कि इतना परसेंटेज डिविडेंड मिलना ही चाहिए। कोई ऐसा प्रोविजन ये नहीं है वो जो कहता हो कि प्रॉफिट खूब सारा होने के बाद खूब सारा डिविडेंड दिया जाए। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी जो है डिसाइड कर सकती है कि वो काफ़ी प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड ना दे, साथ साथ लॉस होने के बाद भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है। कितना परसेंटेज देगी ये भी कंपनी डिसाइड करती है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं वेरियस काइंड्स वो जो है डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। हाँ, ये बात अलग है कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका पैसा इन्वेस्टेड है कंपनी में उस तक वो जो है उसकी लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं। बट प्रॉफिट जो है वो कंपनी कितना बांटेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कितना नहीं बांटेगी, ये इसके ऊपर कंपनी का पूरा कंट्रोल रहता है। इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनीज, उन कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं जिन कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म जिनको काम करना है, जिनके प्रोजेक्ट सालों साल जो है बाद रिटर्न देंगे। कंपनीज हमेशा ऐसा पैसा लेना चाहती है जहां पर जो है उसको जल्दी से या फिक्स एनुअल देना ना पड़े। जैसे इंटरेस्ट के केस में देना ही पड़ेगा, डिवेंचर में देना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल अगर पावर का कोई प्रोजेक्ट है लगाया कंपनी ने, पेट्रोलियम का कोई प्रोजेक्ट लगाया जो 10-15 साल बाद मैच्योर होगा, इतने सालों तक कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी, इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी, तो इसलिए वो प्रेफरेंस और डिवेंचर्स को प्रेफर नहीं करती, उस केस में इक्विटी को प्रेफर करती है। बट पॉइंट ये आता है कि इक्विटी शेयर होल्डर क्यों इन्वेस्ट करता है कंपनी में, इतना रिस्क क्यों लेता है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को केवल डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ट्रेड किए जाते हैं मार्केट में और उनको प्रॉफिट होने पर, कंपनी के अच्छे परफॉर्म होने पर उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। मान लो 100 रुपये का एक शेयर है, जब खरीदा गया, मार्केट एप्रिसिएशन होते होते पिछले जो है 3-4 साल में अच्छा कंपनी ने काम किया तो 400 रुपये का हो गया। तो हो सकता है कंपनी ने इन 4 सालों में एक भी रुपया डिविडेंड नहीं बांटा हो, पर क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया 300 रुपये का, दैट इज द मेन अट्रैक्शन व्हाई इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्ट इन कंपनी विद रिस्क, दैट he may get dividend, he may not get dividend, a lot of risk because of capital appreciation in the share price of equity drives equity shareholder. At the same time कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि कंपनीज को अपने ऊपर कोई कमिटेड लायबिलिटी एवरी ईयर की नहीं लेनी पड़ती है। So this is a very good source of finance for companies. Lot of companies go for equity shares when they get into long term projects. रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे मैंने बोला, जो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से का डिविडेंड है और वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ओवर ए पीरियड्स, या कुछ रिजर्व्स हैं जो कि इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं, वो ये दोनों के दोनों जो है रिटेन्ड अर्निंग का हिस्सा होते हैं। इनको इन जनरल जो इक्विटी शेयर होल्डर की जो नॉमिनल प्राइस है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस इन्वेस्टमेंट्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों को मिला के ही हम जो है इक्विटी शेयर की कैपिटल बोलते हैं। मतलब रिटेन अर्निंग्स को हम अलग से नहीं देख के चलते, जितना भी रिटेन अर्निंग्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही हिस्सा हम मान के चलते हैं। तो जब हम कॉस्ट निकालेंगे इक्विटी शेयर होल्डर की, तो जो इक्विटी की कॉस्ट निकलेगी इन जनरल वो ही कॉस्ट जो है रिटेन अर्निंग्स की मानी जाती है। लेट्स मूव ऑन। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी में क्या अंतर है? पहला अंतर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स ऑफ द बिजनेस नहीं मानते, क्योंकि इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है, और भी कई सारी पावर्स इनकी रेस्ट्रिक्टेड हैं। पार्शियल सेंस में इनको ओनर्स माना जाता है इन सर्टेन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। दूसरा, इनका जो फिक्स डिविडेंड का रेट होता है वो इनको मिलता है, और जो फिक्स डिविडेंड का रेट है वो एक तरह से इनको काफ़ी सारी सिक्योरिटी देता है। बट कंपनी के केस में ये एक जो है एक बर्डन लाता है।
बर्डन इन द सेंस प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को ये डिविडेंड देना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसको एक्यूमुलेट कर सकती हैं कंपनी कुछ सालों के लिए, बट उनको देना पड़ता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स में एक कॉमन फीचर ये है कि दोनों के केस में कंपनी के लिए फिक्स लायबिलिटी एवरी ईयर जनरेट होती है, और जो भी रेट्स वगैरह हैं वो सब प्री डिफाइंड होते हैं। आगे देखते हैं डिवेंचर्स के केस में। डिवेंचर्स के केस में अगेन यहाँ पर डिविडेंड नहीं दिया जाता, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाता है, और यहाँ पर जो है फिक्स लायबिलिटी होती है, मतलब एवरी ईयर देना ही देना पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कंपनी हैज प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो ये फिक्स लायबिलिटी होती है डिवेंचर्स की। कंपनीज को डिवेंचर्स की जो कॉस्ट है वो सस्ती पड़ती है कुछ कारणों से, वो कारण अभी हम डिस्कस करेंगे। डिवेंचर्स इजीली कंपनीज जनरेट कर लेती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, कंपनी को सस्ता पड़ता है इसकी कॉस्ट, और काफ़ी कंपनीज डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स को पसंद करती हैं फॉर वेरियस रीजंस, विल डू दैट स्टडी। ओके, तो अब हम निकालते हैं एक एक करके कॉस्ट निकालेंगे एक एक कंपोनेंट की। तो सबसे पहले हम डिवेंचर्स के कॉस्ट निकालेंगे कि इनकी कॉस्ट कैसे निकलती है। इसको समझने के लिए हमारे को डिवेंचर्स के दो टाइप समझने पड़ेंगे, एक है रिडीमेबल, एक है इररिडीमेबल। तो ये दोनों क्या है, इसमें क्या मतलब हुआ इसका? इररिडीमेबल का मतलब होता है कि ये कभी भी रिडीम नहीं किए जाएंगे, मतलब ये पैसा कभी वापस नहीं दिया जाएगा, कोई कमिटमेंट नहीं है। वंस लोन इज गिवन इट इज गिवन, देयर इज नो डिफाइंड टाइम अंडर विच इट वुड बी रीपेड टू the money provider, whereas in case of redeemable there is a fixed number of years defined as part of the agreement, और उसके अंदर पे बैक करना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट का फैक्टर यहां पर भी है, इंटरेस्ट का फैक्टर यहां पर भी है। यहां पर कंपनी को पैसा मिलता है तीन तरह से, या तो ये पार वैल्यू पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, साथ साथ डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। इसी तरह से इधर भी जो है पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। दिस इज वन थिंग कॉमन, बट इसके अंदर रिटर्न मनी का नहीं है, मतलब यू कैरी ऑन विद इंटरेस्ट। तो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, दे एंजॉय देयर लाइफ। हाँ, कंपनी अपनी इच्छा से जब चाहे उनको रिडीम कर सकती है, रीपे कर सकती है, बट ईयर्स की बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये दो अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे को कॉस्ट निकालना आसान होगा। तो यहाँ पे दो बातें हो गई। यहाँ पर क्या होगा, पैसा एक तो आएगा, तो हम इसको बोलेंगे नेट प्रोसीड्स, पैसा आएगा पार वैल्यू में। फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपए का डिवेंचर है तो 100 रुपए आ गया। प्रीमियम के अंदर जो है वैल्यू है 10% का प्रीमियम है, 110 रुपए आ गया। डिस्काउंट के अंदर मान लो अगर 5% का डिस्काउंट है तो 95 रुपीज़ आ गया। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे नेट प्रोसीड्स, क्योंकि रिडीमेबल डिवेंचर होल्डर्स के अंदर वापस भी करना पड़ता है, और वापस जो नॉर्मली होता है पैसा वो या तो प्रीमियम पे होता है या वो जो है पार पे होता है, डिस्काउंट्स पे नहीं होता। इररिडीमेबल के अंदर केवल और केवल नेट प्रोसीड्स होती है, ओनली नेट प्रोसीड्स, बिकॉज देयर इज नो रीपेमेंट डिफाइंड। तो या तो से फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है तो 100 का, प्रीमियम का है तो 110 का, और डिस्काउंट पे हुआ 95 का फॉर एग्जांपल। नाउ हेयर क्योंकि ये रिडीम हो रहे हैं एक बार और, मतलब रीपे हो रहे हैं, तो पैसा या दो सिचुएशंस होंगे, या तो 100 के बदले में 100 दिया जाएगा, या प्रीमियम भी दिया जा सकता है, मान लो 110 दिया जा सकता है। तो इस वैल्यू को बोलेंगे रिडेम्पशन वैल्यू, कितना पैसा वापस दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हो गए अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग, जो हमारे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिवेंचर निकालने में मदद करेंगे, जिसको हम अगली स्लाइड में यूज करने वाले हैं।
ओके, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर्स की निकालते हैं और उसका फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर्स। ये कैसे बना है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स को केडी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी यूज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। अब इंटरेस्ट हम जानते हैं कि इंटरेस्ट जो है डिवेंचर्स पे पार वैल्यू पे होता है, तो चाहे उसकी रिडेम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड्स कुछ भी हो, प्रीमियम पे इशू हुआ हो, डिस्काउंट पे इशू हुआ हो, पार पे इशू हुआ हो, इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे दिया जाएगा जो उसकी वैल्यू हो। ये 100 माइनस टैक्स रेट क्या है, इसको समझ लेते हैं। 100% माइनस टैक्स रेट, और नेट प्रोसीड्स अभी हमने देखा जितना जेब में पैसा आया वो। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक डिवेंचर 100 रुपीज का था, पार वैल्यू पे इशू हुआ, 2 रुपीज का इशू चार्जेस लग गए, जेब में पैसा आया 98 रुपीज, तो इसको हम बोलेंगे नेट प्रोसीड्स। ठीक है। अगर ये डिवेंचर 110 का इशू हुआ होता प्रीमियम पे, से फॉर एग्जांपल अगेन फ्लोटिंग चार्जेस हम बोल सकते हैं, तो 2 रुपये लग गए इशू करने के, हमारे को आया 108 रुपये। ये हमने फॉर एग्जांपल 95 डिस्काउंट में इशू किया, अगेन 2 रुपये ये फिक्स हैं, पर डिवेंचर लग गए तो हमारे को 93 मिला। तो ये जो 3 आइटम्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज कॉल्ड नेट प्रोसीड्स। तो हम 3 अलग अलग सिचुएशन में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 98 को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट सिचुएशन को सॉल्व करते हैं अभी हम। अब पॉइंट ये, इंटरेस्ट कितना होगा, एज्यूम करते हैं इंटरेस्ट रेट एज एग्रीड विद द डिवेंचर होल्डर इज 10%। अब व्हाट इज दिस 10%? 10% का मतलब ये हुआ कि जो पार वैल्यू है 100 रुपीज तीनों के केस में, तो वो 100 का 10% हमेशा जो है इंटरेस्ट जो होगा पार वैल्यू का ही लिया जाएगा, विच इज कम्स आउट टू बी 10 रुपीज। ओके, अब ये जो 10 रुपीज है ये बन गया हमारा इंटरेस्ट 10 रुपया। अब ये 100% माइनस टैक्स रेट क्या है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए छोटा सा P&L बना के देखते हैं। याद करते हैं कि हमने इंटरेस्ट जब पे किया जाता है तो P&L अकाउंट में इंटरेस्ट का खर्चा बुक होगा, फॉर एग्जांपल 10 रुपये खर्चा बुक होगा, उसके बाद टैक्स आता है और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट 10 रुपये है ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है हमेशा, दिस इज एज पर लॉ। सो इंटरेस्ट इज वन ऑफ द एक्सपेंस विच इज अलाउएबल फॉर टैक्स पर्पजेस। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट होने की वजह से टैक्स का एडवांटेज होता है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो टैक्स ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रॉफिट से 100 रुपीज है, इंटरेस्ट 10 रुपए है, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स हो गया 90 के ऊपर टैक्स, मान लो टैक्स का रेट हम ले लेते हैं 40%, तो इस केस में टैक्स बनेगा 36 रुपीज, बिकॉज 90 प्रॉफिट है। अगर हम इंटरेस्ट को हटा देते हैं तो प्रॉफिट कितना बचेगा 100 के ऊपर टैक्स कितना लगेगा 40% से 40, तो कितना फायदा हो गया, इंटरेस्ट होने की वजह से 4 रुपीज का। ये 4 रुपीज 10 रुपीज का कितना है 40% है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है, 100% में से टैक्स रेट घटा दो, तो सिंपल क्या हुआ 100% टैक्स रेट कितना है 40%। इसका मतलब इंटरेस्ट का 60% की कॉस्ट होगी। इसका मतलब 10 रुपए जो है कैसे हो जाएगा 100 माइनस
40, ऐसे भी बोल सकता हूं। तो हम बोलेंगे 100% माइनस 40%, दिस इज व्हाट इट इज। इट कम्स आउट टू बी, इफ यू सॉल्व दिस, 10 into 60% divided by 98. So this is how it is calculated। मतलब कि इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, तो 4 रुपए हमने बचा लिए, तो 100% अगर इंटरेस्ट है 10 रुपए, 40% हमारा बच गया, तो 6 रुपए कॉस्ट हमारी रह जाती है। अब केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहां पर नेट प्रोसीड्स कितनी है, 108 रुपए। इंटरेस्ट में से टैक्स बेनिफिट घटाने के बाद ये हमेशा 6 ही रहेगा। यहाँ 93 है, ये कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, आई होप इट इज क्लियर नाउ, कि हमारी जो कॉस्ट है अपेरेंटली 10 रुपए थी, उसमें से 40% का टैक्स सेविंग हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट इज टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। 40% को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो कितना रह गया कॉस्ट, 6 रुपए। डिवाइड किससे किया हमने, नेट प्रोसीड से। तो ये जो आएगा कैलकुलेट हो गए, ये जो आएगी फिगर, दैट फिगर वुड बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ओरिजिनली इट वाज अपीयरिंग टू अस दैट इट इज 10%, बट इट इज नॉट 10%। 40% का टैक्स सेविंग प्लस जेब में हमारा पैसा 98 आया या 108 आया या 93 आया, नॉट 100 रुपीज आया। तो ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद ही हमारी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकलती है। बट ध्यान रखना, ये इररिडीमेबल डिवेंचर के केस में है। रिडीमेबल में इसके अंदर एक और एलिमेंट हो जाता है ऐड, वो एलिमेंट है पैसा रीपेमेंट करना, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं, इसको भी देखते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, हमारे पास 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, तो मैं मान के चल रहा हूं 10% इंटरेस्ट था, 35% का टैक्स रेट था, तो इसका ये केस क्या हुआ, जो पार वैल्यू थी वो 10 लाख थी डिवेंचर की, 25,000 हमने फ्लोटिंग कॉस्ट, इशू कॉस्ट माना, जेब में पैसा आया था हमारा 9,75,000 रुपए। इंटरेस्ट रेट 10% था, तो इंटरेस्ट 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ओके, सेकेंड केस, तो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3। केस 2 के अंदर 11 लाख हमारे पास टोटल आए, 25,000 रुपये हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, 10,75,000 इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय अस। 1 लाख रुपए का हमने इंटरेस्ट दिया, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे दिया जाता है। ये हमने कैलकुलेट किया, टैक्स सेविंग घटा दी और हमारी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गई। केस नंबर 3, डिस्काउंट 1 लाख का दे दिया। कैसे हुआ, डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास 9 लाख रुपए आया, 25,000 रुपए का हमने जो है बेनिफिट दिया, बेनिफिट इन द सेंस फ्लोटिंग कॉस्ट हुई, हमारे पास 8,75,000 रिसीव हुआ। कैलकुलेशन की, फॉर्मूला फिट किया, हमारी कॉस्ट निकाल आई एंड दिस कम्स आउट टू बी। अगर आप देखें कंपैरिजन करके, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट डिस्काउंट की वजह से है, प्रीमियम के केस में सबसे कम है और पार वाले में मॉडरेट है। ऐसा क्यों, डिस्काउंट में क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि डिस्काउंट में पैसा जो है हमारा कम आ रहा है, पर इंटरेस्ट जो है सब में बराबर दिया जा रहा है। मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट तो तीनों के केस में बराबर है, बट अमाउंट यूटिलाइजेशन हमारा तीनों के केस में अलग अलग है। तो अमाउंट यूटिलाइजेशन अलग अलग होने की वजह से हमारी जो इफेक्टिव कॉस्ट है, इस फॉर्मूला को यूज करके हमारी केस नंबर 3 में हमें महंगा पड़ेगा। मतलब
हमने यूज तो किया 8,75,000 रुपये, पर जो कॉस्ट देनी पड़ी वो 10 लाख के हिसाब से देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने पैसा तो ज़्यादा यूज किया और कॉस्ट जो है सेम देनी पड़ी पार वैल्यू के हिसाब से। सो दिस इज, आई होप इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स लुक एट रिडीमेबल के केस में क्या करेंगे। रिडीमेबल में ये फॉर्मूला सेम रहता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। दो चीजें ऐड हो गई। एवरेज लायबिलिटी क्या है? एवरेज लायबिलिटी का मतलब है नेट प्रोसीड्स, जो मैंने बोला था, जो पैसा आया, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जो पैसा गया का एवरेज लेते हैं इसके अंदर, सिंपल। और एवरेज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या है? ये भी बड़ा सिंपल है, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय number of years for which debentures were with the company. For how many years debentures took to redemption? तो अगर 10 साल का लाइफ था, 5 साल का लाइफ था, 8 साल का लाइफ था, उसके हिसाब से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानते हैं कि 100 रुपए का डिवेंचर था, हमने उसको पार पे इशू किया, 2 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे दी, हमारी जेब में आए 98 रुपीज। दिस इज केस नंबर 1। सो वी वुड कॉल दिस नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय अस। जब हम पे करने गए तो हमने 105 रुपए में पे किया प्रीमियम पे, क्योंकि मैंने बोला प्रीमियम पे या पार पे कैसे भी कर सकते हैं। हमारी जेब से 105 रुपए गए, इसको हम बोलेंगे रिडेम्पशन वैल्यू। तो हुआ क्या? 105 माइनस 98 डिवाइडेड बाय, से फॉर एग्जांपल ये पूरा जो ड्यूरेशन था वो 5 इयर्स का था, 5 साल बाद हमने रिडीम किए, तो हमने 7 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1 रुपीज 40 पैसा पर डिबेंचर जो है एडिशनल जो है कॉस्ट हमारी हो गई, एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रीमियम ड्यू टू रिडेम्पशन। तो हम यहाँ केस में क्या करेंगे? केस ले लेते हैं। मान लो 100 रुपए का डिबेंचर था, जैसे हमने बोला 10% का इंटरेस्ट है, 40% का टैक्स रेट होने से 60% रह गया। हमने क्या किया? 98 प्लस 105 का है हाफ लिया, एवरेज लेना है हमारे को। इधर हमने क्या किया? 105 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स। तो यहाँ क्या हुआ? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 प्लस 1.40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 203 डिवाइडेड बाय 2, 101.50। तो जो भी यहाँ पर कॉस्ट निकलेगी दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। आई होप इट इज क्लियर। तो हम यहाँ जब रिडीमेबल डिबेंचर्स होगा तो क्या चीज़ें चाहिए हमारे को? एक इंटरेस्ट चाहिए, एक हमारे को नेट प्रोसीड चाहिए, एक रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए।